पीछे मुड़कर देखने पर साफ हो जाता है कि थानोस की चुटकी ने न केवल आधी ब्रह्मांड को तबाह किया बल्कि मार्वल के आधे दर्शकों को भी खत्म कर दिया। रूसो ब्रदर्स ने फिल्म में एक शानदार संकेत छोड़ा था और दर्शक अब जाकर धीरे धीरे स्पाइडरमैन और अवेंजर्स डूम्सडे की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन खुद ब्रह्मांड के अंदर बहुत पानी बह चुका है। साफ कहें तो वहां अभी 2028 चल रहा है और टोनी स्टार्क की दोबारा चुटकी बजाने के बाद से पूरे 5 साल बीत चुके हैं। क्या आपने मिस मार्वल वेब सीरीज और मल्टीवर्स सागा के दूसरे शानदार प्रोजेक्ट्स नहीं देखे हैं? कोई बात नहीं, हमने ये आपके लिए कर दिया है और अगले 20 मिनट में हम आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में विस्तार से बताएंगे कि इन सालों में इस यूनिवर्स के भीतर क्या क्या हुआ है। बस एक वीडियो और आप शी हल्क को झेलने के बिना ही स्पाइडरमैन और अवेंजर्स दोनों के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा हम अन्य फिल्मों और सीरीज की घटनाओं को भी ताजा करेंगे और सबसे जरूरी बात यह है कि यह सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा, क्योंकि वे यूनिवर्स के भीतर एक के बाद एक घटित हुई और उन्होंने एक दूसरे को प्रभावित किया। ये आने वाली फिल्मों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें लगता है कि हमने इस वीडियो पर आपका एक लाइक और साथ ही ये कमेंट तो कमा ही लिया है कि आप मल्टीवर्स सागा का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट किसे मानते हैं। इसकी शुरुआत 2023 की पतझड़ में एवेंजर्स एंड गेम के खत्म होने और टोनी स्टार्क की चुटकी के बाद हुई थी। क्रोनोलॉजिकली पहला महत्वपूर्ण मोड़ असल में किसी दूसरे यूनिवर्स से है, क्योंकि 2023 के आखिर में एक्स-मेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट फिल्म की घटनाएं घट रही थी। मूल टाइमलाइन में 2023 में सेंटिनल्स रोबोट्स ने सभी म्यूटेंट्स को मार डाला था। बचे हुए लोगों ने वुल्वरीन को अतीत बदलने के लिए वापस भेजा, जो उसने कर दिखाया और एक नई टाइमलाइन बनाई, जहां 2023 में जागने पर उसने पाया कि साइक्लोप्स, जीन ग्रे, स्टॉर्म और पुराने ग्रुप के बाकी जाने पहचाने म्यूटेंट्स बिल्कुल ठीक ठाक और जिंदा है। पूरी संभावना है कि हमें अवेंजर्स डूम्सडे में यही यूनिवर्स दिखाया जाएगा। यह देखते हुए कि अवेंजर्स की घटनाएं 2028 में होंगी, इसका मतलब है कि म्यूटेंट्स के लिए इस सुखद अंत के बाद उनकी दुनिया में 5 साल बीत चुके होंगे। वहां उन 5 सालों में क्या हुआ यह हमें एवेंजर्स डूम्सडे में बताया जाएगा। वहीं दूसरी ओर मुख्य मार्वल यूनिवर्स में 2023 के आखिर तक वंडविजन सीरीज की घटनाएं शुरू हो चुकी थी। स्केलेट विच विजन की मौत के सदमे में वेस्टव्यू शहर पर कब्जा कर लेती है और अनजाने में इसे एक कॉमेडी सीरीज में बदल देती है, जहां विजन जिंदा है और लोग उनके इशारों पर अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। यहाँ तक कि उनके बच्चे भी हो जाते हैं और सरकार एक सुरक्षा घेरे के बाहर से इस सब पर नजर रखती है और साथ ही असली विजन के बचे हुए हिस्सों से एंड्रॉइड का एक नया वर्जन तैयार करती है। बेशक यह नया विजन केवल तय किए गए निर्देशों पर ही काम करता है और सुरक्षा कारणों से उसकी भावनाओं तक पहुंच को सीमित कर दिया गया है। वहीं शहर के अंदर पता चलता है कि इस सब के पीछे एक और चुड़ैल थी, एगाथा, जो एक मजेदार गाने के साथ अपनी साजिश का खुलासा करती है और बेहद घटिया और आलोचना झेलने वाले कमजोर ग्राफिक्स वाले फिनाले में वांडा से हार जाती है। दोनों विजन को भी अजीबोगरीब स्पेशल इफेक्ट्स का सामना करना पड़ता है, जहां असली विजन बिना छुए ही अपनी यादें पाबंदियों वाले नए वर्जन को सौंप देता है। वह किसी अज्ञात दिशा में उड़ जाता है और इस साल अक्टूबर में अपनी खुद की सीरीज के साथ वापस आएगा। वहीं वांडा लोगों को दिए गए अपने दर्द के एहसास के बाद उन्हें आजाद कर देती है और अपने वर्चुअल विजन और बच्चों की कुर्बानी दे देती है। आखिरकार वह दिल की अच्छी है, लेकिन रुकिए, पूरी तरह से अच्छी भी नहीं है। पोस्ट क्रेडिट सीन में ही दिखा दिया जाता है कि स्केरलेट विच डार्कहोल्ड नाम की काली किताब पढ़ रही है और अपने बच्चों की आवाजें सुन रही है, जिससे उसे शक होता है कि वे वाकई जिंदा हैं और यह उसके फिर से बुरे रास्ते पर जाने का इशारा है। शायद इसी वजह से एक्ट्रेस एलिजाबेथ ओल्सन इतनी ज्यादा परेशान हो गईं कि उन्होंने सरेआम मार्वल की आलोचना कर दी और ब्लैकलिस्ट हो गईं, जिससे वे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म के बाद स्टूडियो के सभी प्रोजेक्ट से गायब हो गई। लेकिन क्रोनोलॉजिकली इससे पहले यूनिवर्स के अंदर एक और बड़ा झटका लगता है। दुनिया भर के लोग सैम विल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के अजीब से सफेद सूट में देखकर हैरान रह जाते हैं। द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज की कहानी टोनी स्टार्क की चुटकी के 6 महीने बाद 2024 की शुरुआत में सेट है और हमें दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क की चुटकी कोई पूरी तरह से हैप्पी एंडिंग नहीं थी। वापस लौटी आधी आबादी, जिन्हें मरा हुआ मान लिया गया था, अब खाना और रहने की जगह चाहती है। लेकिन जो आधी आबादी थानोस की चुटकी के बाद बच गई थी, उनके पास न तो इतने संसाधन हैं और न ही जगह। ऐसे हालात बन जाते हैं जहां चुटकी के बाद गायब हुए किसी व्यक्ति के घर पर पहले से ही किसी और का कब्जा है और अब क्या किया जाए कुछ समझ नहीं आता। ग्लोबल रिपोर्ट्रिएशन काउंसिल नाम का संगठन इस सब से निपटने की कोशिश कर रहा है, जो एक तरह से यूनाइटेड नेशंस जैसा ही है और उनका मुख्य विचार बस यही है कि हर किसी को थानोस की चुटकी से पहले वाली उनकी जगहों पर वापस भेज दिया जाए। और सुविधा के लिए जब तक चुटकी के बाद लौटे लोगों के लिए घर खाली कराए जा रहे हैं, वे सुरक्षा के बीच आरामदायक कैंप बनाएंगे। फ्लैग स्मैशर्स नाम का संगठन इसके सख्त खिलाफ है। उनका मानना है कि यह नाइंसाफी है और बम धमाके करने के उनके अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। दरअसल ये कट्टरपंथी धमाके करने, लोगों की जान लेने
और अपहरण करने में ही लगे रहते हैं। इसके बाद सैम विल्सन उनका बचाव करने की कोशिश करता है। यहाँ से एक अजीब ही बकवास शुरू होती है, जहाँ मार्वल ने ग्रे मोरालिटी पर एक सीरीज बनाने की कोशिश की थी, लेकिन नतीजा यह हुआ कि उन्होंने हर किसी को पूरी तरह से बेवकूफ दिखाया। एक तरफ के लोग दूसरों के घर छीनना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ वाले विरोध में लोगों को बम से उड़ा रहे हैं। खुद सैम विल्सन एक सामूहिक हत्यारे को मसीहा बनाने की कोशिश कर रहा है और एक ऐसा भाषण देता है जो मानो किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया हो, जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है। कुल मिलाकर ग्लोबल रिपोर्ट्रिएशन काउंसिल उन समझौतों पर मान गया जो हमें कभी दिखाए ही नहीं गए। कट्टरपंथी भी उन समझौतों पर मान गए जो हमें कभी दिखाए ही नहीं गए, और मार्वल ने इसके बाद कभी इस मुद्दे पर बात ही नहीं की। एक और बात, कुछ एपिसोड्स के लिए एक होनहार पुलिस वाले जैसी आदतों वाले जॉन वॉकर को कैप्टन अमेरिका की शील्ड दी गई थी, जिससे उसने बिना सोचे समझे कैमरों के ठीक सामने एक अपराधी को पीट पीट कर मार डाला और बाद में शील्ड सैम विल्सन को लौटा दी। वहीं बकी की जरूरत इस सीरीज में बस इतनी थी कि वह डायलॉग्स में अजीब मजाक करे और उस अश्वेत कैप्टन अमेरिका के सामने अफसोस जताए, जिसे पता चला कि यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार ने ही बनाया था। लेकिन सारा क्रेडिट बुरे स्टीव रॉजर्स को दे दिया गया था। इसी बीच व्हाट इफ सीरीज भी आ रही थी, जिसके हर दूसरे एपिसोड में टोनी स्टार्क को बुरा दिखाया जा रहा था। इस तरह क्रिस्टोफर नोलन की नकल करते हुए फैंस के दिमाग में यह बात डालने की कोशिश की जा रही थी कि टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स ने बुरे काम किए थे और अब हमारे पास किरदारों के सही और आधुनिक वर्जन्स हैं। नतीजा यह रहा कि बॉक्स ऑफिस पर असफलता मिली और दोनों दिग्गजों को एवेंजर्स डूम्सडे में वापस लाना पड़ा। क्रोनोलॉजी में इसके बाद शांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स फिल्म आती है, जो टोनी स्टार्क की चुटकी के लगभग 6 महीने बाद ठीक द फॉल्कन एंड द विंटर सोल्जर की घटनाओं के बाद सेट है। ग्लोबल रिपोर्ट्रिएशन काउंसिल को अब कोई याद नहीं करता। जिंदगी आम दिनों की तरह चल रही है और हफ्ते भर पहले दुनिया भर में जो लोग बम धमाकों में मारे जा रहे थे, उससे एक आम वैलेट पार्कर शॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि बाद में पता चलता है कि वह शॉन नहीं बल्कि शांग-ची है, जो अपने तानाशाही एशियाई अरबपति पिता से बचकर भागा है। उसका पिता ही असली मैंडारिन है और आयरन मैन फिल्म के 10 छल्लों का मालिक भी है। पूरी फिल्म में शांग-ची कोशिश करता है कि वह अपने पिता को न मारे, खुद न मरे और अपनी दोस्त कैटी को समझा सके कि चीन में एक चीनी सुपरहीरो की फिल्म को क्यों बैन कर दिया गया। इसकी वजह सिमो लियू का एक पुराना इंटरव्यू था, जहां उन्होंने चीनी दर्शकों का भरोसा खो दिया था, यह कहकर कि चीन में लोग गरीबी में रहते थे और कनाडा ने उन्हें एक बेहतर जिंदगी दी। ऐसी बातों के लिए वहां बहुत कड़ी सजा दी जाती है। इसलिए एशियाई दर्शकों के लिए बनाया गया मार्वल का यह प्रोजेक्ट एशिया के सबसे बड़े देश में रिलीज ही नहीं हो सका और आर्थिक रूप से फ्लॉप हो गया। इसके बाद सिमो लियू का करियर भी खतरे में पड़ गया था, लेकिन उन्होंने समझदारी दिखाई, अपनी इमेज सुधारी और अब वे एवेंजर्स डूम्सडे में दिखाई देंगे। वैसे फिल्म सच में अच्छी बनी थी। यह फिल्म 2024 की गर्मियों में खत्म होती है और ठीक वहीं से स्पाइडरमैन की 2 फिल्में शुरू होती हैं। आपको वे अच्छी तरह याद होंगी। पहले टोनी स्टार्क की मौत के बाद पीटर पार्कर अपनी क्लासमेट से प्यार का इजहार करने यूरोप गया था, लेकिन खुद मिस्टीरियो के धोखे का शिकार हो गया, जिसने उसकी पहचान भी दुनिया के सामने ला दी। और उसके बाद पीटर पार्कर ने डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगी, जिसके नतीजे में उसने अपने सभी दोस्तों और करीबियों की यादों से खुद को मिटा दिया। इसके अलावा मार्वल ने पूरी फिल्म में कैप्टन अमेरिका की तरह दोबारा पेंट किए गए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के जरिए भविष्य में कुछ बड़ा होने का इशारा भी दिया था, लेकिन वह किस लिए था, यह आज भी एक पहेली है। इसके तुरंत बाद क्रोनोलॉजिकली 2024 के पतझड़ और सर्दियों में मार्वल में काफी हलचल थी। एक साथ 3 प्रोजेक्ट्स रिलीज हुए, जिनमें से पहला इटर्नल्स था, जो अमर, सर्वशक्तिमान और पौराणिक लोगों के एक समूह के बारे में फिल्म थी, जो 7000 सालों तक पृथ्वी पर बैठे रहे और कुछ नहीं किया। हिटलर आए तो कल आना, चिताउरी का हमला हो तो हमारे अपने काम है, थानोस ने आधी दुनिया को खत्म कर दिया तो हमारी आज छुट्टी है, आज हम काम नहीं करेंगे। ये सुपर हीरोज केवल फैमिली डिनर के लिए इकट्ठा होते हैं, क्योंकि उनके लिए पारिवारिक मामले सबसे जरूरी हैं। और ऐसे ही एक डिनर के दौरान उन्हें पता चलता है कि पृथ्वी असल में एक विशाल ब्रह्मांडीय जीव टियामत के लिए सिर्फ एक इंक्यूबेटर है, जो पैदा होने पर इस ग्रह को नष्ट कर देगा। इसके बाद उदास और परेशान अमर लोगों का एक लंबा ड्रामा शुरू होता है, जहां एक आदेश का पालन करना चाहता है, दूसरे बीच में आना चाहते हैं और किट हैरिंगटन आखिरकार गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद किसी सफल रोल की तलाश में है। नतीजा यह होता है कि इकारिस मानो इन अजीबोगरीब कहानी के फैसलों को बर्दाश्त न कर पाने के कारण मरने के लिए सूरज की ओर उड़ जाता है और पृथ्वी को आखिरी वक्त पर बचा लिया जाता है। इसके बाद यहाँ के लोगों को सालों तक इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडियन ओशन से सचमुच एक महाद्वीप के आकार का पत्थर का भगवान बाहर निकला हुआ है। कोई उसे याद तक नहीं करता, क्योंकि लोगों के सिर पर 2025 का नया साल जो सवार है। यह समय हॉकाई सीरीज में दिखाया गया है, जहां क्लिंट बार्टन एक थके हुए बैटमैन की तरह थैनोस की चुटकी के बाद के पूरे 5 सालों तक अपराधियों के दिल में खौफ बनाए रखता है। क्लिंट बार्टन का अतीत उसके सामने केट बिशप नाम की एक प्रशंसक और नई ब्लैक विडो येलेना बेलोवा के रूप में आता है, जिसे धोखे से क्लिंट बार्टन को मारने के लिए भेजा गया था।
जैसा कि बाद में पता चला, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की एक संदिग्ध अधिकारी वालेंटिना एलेग्रा विल्सन फिश के साथ मिलकर काम कर रही थी। उसने येलेना बेलोवा से झूठ बोला कि क्लिंट बार्टन ने नाताशा को मारा है ताकि वह इस असुविधाजनक अवेंजर्स सदस्य को रास्ते से हटा सके। यह प्लान फेल हो गया और फिनाले में बिना किसी सुपर पावर वाली 30 किलो की केट बिशप ने 300 किलो के किंगपिन को हरा दिया और क्लिंट बार्टन रिटायर हो जाता है क्योंकि दूसरे सीजन के लिए उसकी सैलरी पर बात नहीं बन पाई थी। हालांकि अब वह कह रहा है कि बात बन गई है और शायद दूसरा पार्ट आएगा। इसी के समानांतर क्रोनोलॉजिकली 2024 के आखिर में डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की घटनाएं हुई, जहां मार्वल को अचानक याद आया कि आखिरकार मल्टीवर्स सागा चल रही है और उन्होंने किसी तरह मल्टीवर्स को इसमें शामिल करने का फैसला किया। इल्यूमिनेटी के साथ यह सब काफी अच्छा रहा, जिन्हें टर्मिनेटर के रूप में स्केलेट विच ने पल भर में खत्म कर दिया। इसके अलावा फिल्म ने मल्टीवर्स के टूटने और इस बात को स्थापित किया कि ब्रह्मांड कुछ अज्ञात नियमों के तहत आपस में टकराने लगते हैं और एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। स्कारलेट विच आखिरकार मलबे के नीचे दब गई थी, लेकिन बाद में मार्वल के एक कॉमिक बुक में दिखाया गया कि वांडा जिंदा बच गई और अब पुराने कैप्टन अमेरिका की तरह वेटिंग मोड में है। खुद डॉक्टर स्ट्रेंज की मुलाकात क्लिया से हुई, जिसका किरदार चार्लीज थेरॉन ने निभाया है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि यह किरदार कौन है और मार्वल में इसकी क्या जरूरत है। और केविन फीगे ने पहली बार सोचा कि इस यूनिवर्स के साथ कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए लोकी सीरीज को एक मॉडल के रूप में अपनाने का फैसला किया गया, जो एक दुर्लभ अपवाद साबित हुई थी। यह प्रोजेक्ट दर्शकों को पसंद भी आया और इसे बहुत ज्यादा व्यूज भी मिले। क्रोनोलॉजिकली दोनों सीजन समय के दायरे से बाहर सेट हैं, लेकिन असल में दोनों लगभग 2024 के आसपास ही घटित होते हैं, क्योंकि कांग के पास लोकी और सिल्वी का सफर ठीक टोनी स्टार्क की चुटकी के बाद ही शुरू होता है। और जब यह सीरीज खत्म होती है तो लोकी ठीक डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से पहले गॉड ऑन ऑफ स्टोरीज बन जाता है, क्योंकि यहीं से ही इनकर्शंस की शुरुआत होती है। इस दौरान लोकी का सामना ब्रह्मांडीय अफसरशाही और सर्वशक्तिमान कांग से होता है, जो अचानक मिले धोखे का शिकार हो जाता है। साथ ही लोकी सिंहासन पर बैठने का अपना जीवन भर का सपना पूरा करता है, लेकिन एक पेंच के साथ, क्योंकि यह सिंहासन उसे पूरी तरह से अकेले रहने की गारंटी देता है। यहाँ हमें पूरे मल्टीवर्स और लोकी के गद्दी संभालने के बाद आए बदलावों पर एक टिप्पणी करनी चाहिए। यहाँ एक गलतफहमी है। लोकी के पहले सीजन के समय टाइम वेरिएंस अथॉरिटी उन सभी टाइमलाइंस को डिलीट नहीं कर रहा था जो पवित्र टाइमलाइन से अलग थीं, भले ही ऐसा लग रहा हो। असल में वे केवल उन्हीं को मिटा रहे थे जहां इतिहास पूरी तरह से बदल गया था। मिसाल के तौर पर उस टाइमलाइन को किसी ने डिलीट नहीं किया जहां लोकी एक महिला है जिसका नाम सिलावी है, जब तक कि वह बड़ी नहीं हो गई और व्यवस्था के लिए खतरा नहीं बन गई। अगर वह पुरुष लोकी की तरह ही व्यवहार करती तो वह टाइमलाइन बची रहती, यानी कि मल्टीवर्स तब भी मौजूद था, बस छोटे मोटे बदलावों के साथ। उनका मुख्य लक्ष्य यह था कि कांग द कनकरर हमेशा विक्टर टाइमली के रूप में पैदा हो, ताकि वह अतीत की तकनीकों तक सीमित रहे और मल्टीवर्स की जंग शुरू न कर सके। लेकिन गद्दी संभालने के बाद लोकी ने नियम बदल दिए और मल्टीवर्स को ज्यादा आजादी दे दी, जिसके कारण कांग के कई वेरिएंट्स का जन्म हुआ और एंटमैन एंड द वेस्प क्वांटुमैनिया का पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिला। टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के अंदर हर किसी को यह पसंद नहीं आया और डेडपूल एंड वॉल्वरिन में एजेंट पैराडॉक्स का ग्रुप लोकी के खिलाफ काम कर रहा था, जिसके लिए फिल्म के अंत में ह्यू जैकमैन की शानदार फिजिक देखने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा डेडपूल 3 में लोकी के नए आजाद नियमों की मदद से फॉक्स यूनिवर्स को बचा लिया जाता है और उसमें मुख्य वॉल्वरिन खुद ह्यू जैकमैन बनते हैं। क्या यह वही यूनिवर्स है जो एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट और अवेंजर्स डूम्सडे में है? ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, इसके साथ ही मार्वल के लिए 2024 का साल खत्म हो गया। इसके बाद शुरू हुआ हलचल से भरा 2025, जिसका पहला प्रोजेक्ट मून नाइट था, जिसमें मार्वल ने एक आम सुपर हीरो कहानी बनाने के बजाय एक गंभीर मानसिक तनाव से जूझ रहे इंसान पर साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाने का फैसला किया था। यह किरदार के हिसाब से बहुत शानदार था, लेकिन यूनिवर्स के लिहाज से यह पूरी तरह से उलझाने वाला था, क्योंकि पता चला कि इटर्नल्स के अलावा दुनिया में मिस्र के देवता भी हैं जिन्हें थैनोस और चितौरी से कोई लेना देना नहीं था। वे समय को हजारों साल पीछे ले जा सकते थे और डॉक्टर स्ट्रेंज को कानो कान खबर भी नहीं होती। और हाँ, पृथ्वी पर उभरे उस विशाल पत्थर के शरीर को लेकर अभी भी हर कोई बेफिक्र था। इसे किसी तरह ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर में थोड़ा छूने की कोशिश की गई, जो 2025 में इसके ठीक बाद आती है। हालांकि वे केवल भूकंप और धरती के कंपन से आगे नहीं बढ़ पाए। इसके अलावा पता चला कि मार्वल में पानी के अंदर तालोकानी लोग भी रहते हैं, जिन्हें भी चिताउरी और थानोस की चुटकी से कोई मतलब नहीं था। वाकांडा उनके साथ जंग लड़ता है ताकि वे बाकी दुनिया पर हमला न कर दें। शूरी गहरे दुख से गुजरते हुए ब्लैक पैंथर का खिताब अपनाती है और अंत में एक बड़ी जंग के बाद
बाद शांति का संदेश देती है और नामोर को माफ कर देती है। वैसे वाइब्रानियम अभी भी कोई यूनाइटेड नेशंस को सौंपने को तैयार नहीं है। इसके बाद क्रोनोलॉजी में सिनेमा यूनिवर्स सीरीज की भरमार से भर जाता है। इको में मार्वल याद दिलाने की कोशिश करता है कि सड़कों पर अपराध अभी भी जिंदा है और फिर से किंगपिन को दिखाता है। शी हल्क में मार्वल ये दिखाने की कोशिश करता है कि दुनिया में महिलाओं की जिंदगी हल्क से भी ज्यादा मुश्किल है। मिस मार्वल में याद दिलाया जाता है कि 7 साल पहले डिज्नी ने फॉक्स को खरीदा था और दुनिया में म्यूटेंट्स मौजूद हैं। वहीं आयरन हार्ट में दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क महज एक खुशकिस्मत इन्वेंटर था और कोई भी अफ्रीकी अमेरिकी लड़की उसकी इस कामयाबी को दोहरा सकती है। कुल मिलाकर शी हल्क को छोड़कर इस लिस्ट में सब कुछ देखा जा सकता है। खराबी प्रोजेक्ट्स में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि उन्हें यूनिवर्स में कहां और कैसे फिट किया गया है। इस लिस्ट में सबसे विवादास्पद प्रोजेक्ट सीक्रेट इन्वेजन रहा, जहां मार्वल ने एक बड़े नाम का सहारा लेकर $250 मिलियन के बजट में सबसे लोकप्रिय कॉमिक बुक्स में से एक को स्क्रीन पर उतारने का फैसला किया। लेकिन वे स्टेटस क्वो को बदलने से इतना डर गए कि सब अंधेरे कमरों में एक दूसरे की जासूसी करते ही रह गए, जबकि विलेन एवेंजर्स के खून के सैंपल ऐसे इकट्ठा कर रहा था जैसे कोई अनोखा कलेक्शन हो। फिनाले में एमिली क्लार्क का किरदार एक साथ सभी एवेंजर्स की ताकत हासिल कर लेता है और मार्वल का सबसे शक्तिशाली जीव बन जाता है और दुनिया को एलियंस के होने की खबर मिल जाती है। लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे महासागर में सोए हुए भगवान के साथ हुआ था। हर कोई बिल्कुल बेफिक्र है, मानो भूल गए, बात खत्म। थॉर लव एंड थंडर फिल्म को, जो क्रोनोलॉजिकली बाद में 2025 में आती है, खुद क्रिस हेम्सवर्थ भी भूलने की कोशिश कर रहे हैं। टाइका वेटिटी की कभी थॉर राग्नारोक में उनके ह्यूमर के लिए तारीफ की गई थी, लेकिन यहाँ उन्होंने अजीब मजाक और बकवास कॉमेडी वाली फिल्म बना दी। चिल्लाने वाले बकरों, मजाक बन चुके ग्रीक देवताओं और अपनी समझ खो चुके थोर के साथ एक बकवास कॉमेडी। कहानी के अंत में जेन फोस्टर वैल्हाला चली जाती है। क्रिश्चियन बेल का घोर अपने किरदार के ऐसे बकवास अंत को बर्दाश्त न कर पाने के कारण दम तोड़ देता है। थोर उसकी बेटी को गोद ले लेता है और एक प्यारा पिता बन जाता है। लेकिन यह तो अभी शुरुआत है, क्योंकि इसी के समानांतर दी वे मार्वल्स फिल्म की घटनाएं चल रही हैं, जहां दिखाया गया है कि कैरोल डैनवर्स ने ब्रह्मांड को थानोस से नहीं बचाया क्योंकि वह दूसरे ग्रहों के विवाद सुलझाने में व्यस्त थी, और उसने इसे इतनी सफलता से सुलझाया कि पूरे ब्रह्मांड में भारी तबाही मच गई। इन मुसीबतों को वनविजन से आई मोनिका रैम्बो और मिस मार्वल मिलकर रोकती है, लेकिन इस दौरान मोनिका रैम्बो एक्स-मेन के यूनिवर्स में पहुंच जाती है और बीस्ट से मिलती है। मार्वल के सबसे खराब सालों में से एक का अंत गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के एक प्यारे हॉलिडे स्पेशल एपिसोड के साथ होता, जहां वे क्रिसमस बचाते हैं। यह एक महंगा क्रिसमस स्पेशल था जिसने बाकी आधी सीरीज से ज्यादा समझदारी दिखाई। मैंटिस को स्टार लॉर्ड की बहन के रूप में दिखाया जाता है और याद दिलाया जाता है कि गमोरा की मौत के बाद वह गहरे डिप्रेशन में है। इसी के साथ सिनेमा यूनिवर्स के भीतर 2026 के साल की शुरुआत होती है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 फिल्म साल की पहली क्रोनोलॉजिकल फिल्म थी और एक ऐसा प्रोजेक्ट थी जहां मार्वल ने अचानक मजाक बंद कर दिया और याद दिलाया कि रॉकेट भयानक प्रयोगों का नतीजा था। हाई इवोल्यूशनरी के खिलाफ लड़ाई के दौरान टीम गमोरा के एक नए वर्जन से मिलती है। ड्रेक्स एक बेहतरीन पिता साबित होता है और रॉकेट लीडर बनता है। फिल्म के अंत में टीम बिखर जाती है और हर कोई अपनी राह पकड़ लेता है। रॉकेट और ग्रूट नए गार्जियंस की टीम में एडम वॉरलॉक के साथ शामिल होते हैं। स्टार लॉर्ड पृथ्वी पर लौट आता है और गमोरा अपने रास्ते चली जाती है, और जोई साल्डना के अनुसार हम उन्हें दोबारा इस रोल में नहीं देखेंगे। क्रोनोलॉजी में अगला प्रोजेक्ट वंडर मैन है, जो अचानक एक दमदार सीरीज साबित होती है और पूरे यूनिवर्स के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि सुपर हीरो अब एक आम बात हो चुके हैं और अफसरशाही का हिस्सा बन गए हैं। उनके लिए डैमेज कंट्रोल नाम के संगठन की एक जेल है जो सब कुछ नियंत्रित करती है। उन्होंने नकली मैंडारिन ट्रेवर स्लेटर की कहानी का भी अंत किया और कुल मिलाकर स्पाइडरमैन 4 की एक ऐसी बैक स्टोरी तैयार की जो डेयरडेविल और पनिशर से बेहतर थी और एंटमैन एंड द वेस्ट क्वांटुमेनिया से तो कहीं ज्यादा अच्छी थी। जी हाँ, 2023 में रिलीज हुई एंटमैन की तीसरी फिल्म की घटनाएं क्रोनोलॉजिकली 2026 के बीच में घटती हैं। स्कॉट लैंग इंटरनेट सेलिब्रिटी की तरह रह रहा है, लेकिन वीएफएक्स आर्टिस्ट्स की हड़ताल की वजह से खराब ग्राफिक्स वाले क्वांटम रियलम में पहुंच जाता है, जहां उसका सामना कांग के सबसे शक्तिशाली वर्जन से होता है, जो इतना कमजोर है कि एंटमैन के परिवार और चींटियों से ही हार जाता है। इससे यह सवाल उठना लाजमी है कि केविन फीज इस कमजोर विलेन को अवेंजर्स लेवल का खतरा कैसे दिखाने वाले थे। हजारों कांग वाले पोस्ट क्रेडिट सीन से भी कोई खास मदद नहीं मिली। अगर सबसे ताकतवर को एक एंटमैन ने हरा दिया तो इस पूरी फौज को थोर अकेले ही धूल चटा देगा, है ना? यहीं पर उन्होंने घुटने टेकने और रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस इवांस के पास गुहार लगाने का फैसला किया। और एक्टर जोनाथन मेजर्स का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मारपीट के विवाद में फंसना केविन फीज के लिए एक तरह से वरदान साबित हुआ।
उन्हें इस खराब स्टोरी लाइन को खत्म करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसी 2026 में क्रोनोलॉजिकली WandaVision के बाद की कहानी एगाथा की अपनी सीरीज में आगे बढ़ी। वहां स्कारलेट विच से हारी हुई एगाथा नाकारा चुड़ैलों की एक टीम बनाती है और अपने पापों का प्रायश्चित करने निकलती है। साथ ही दिखाया जाता है कि वांडा का एक बेटा बिली किसी तरह जिंदा बच गया है। आखिरकार मार्वल 5 साल बाद जादू और काली किताब को वापस मुख्य कहानी में लाता है, जब हर कोई उनके बारे में भूल चुका था। इसके साथ ही शांत 2026 का साल खत्म होता है और 2027 शुरू होता है। चेहरे पर गोली लगने के बाद भी विल्सन फिश जिंदा बच जाता है और न्यूयॉर्क का मेयर बन जाता है। एक खतरनाक विलेन का शहर का मेयर बनना वहां के नागरिकों को जरा भी परेशान नहीं करता, जो खुशी खुशी उसे चुनते हैं। कहानी में दिलचस्प मोड़ तब आता है जब किंगपिन अचानक अपने पद का फायदा उठाकर चोरी शुरू कर देता है, जिससे डेरेडेविल को वापस मैदान में उतरना पड़ता है और एक बड़ी टक्कर शुरू होती है, या कहें कि इसकी शुरुआत का ऐलान होता है, क्योंकि 2 सीजन्स के बीच में पूरे 2 फिल्मों की कहानी आ जाती है। पहली फिल्म कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में सैम विल्सन और पूरे यूनाइटेड स्टेट्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि न्यूयॉर्क को एक सजायाफ्ता माफिया चला रहा है। हर कोई सुपर हीरोज को सरकार के नियंत्रण वाले रिसोर्स में बदलने में व्यस्त है। हैरिसन फोर्ड द्वारा निभाया गया राष्ट्रपति का किरदार सैम विल्सन को अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है, और इसी बीच पूरे 3 साल बाद आखिरकार हर किसी को जमीन से बाहर निकले विशाल भगवान की याद आती है। उसके अंदर एडामंटियम मिलता है और उसे हथियाने की एक राजनीतिक होड़ शुरू हो जाती है। सैम विल्सन दुनिया को तबाह होने से बचाता है, जंग को रोकता है और उस राष्ट्रपति से लड़ता है जो रेड हल्क में बदल चुका है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मार्वल कंप्यूटर पर बने किसी विशाल दानव द्वारा बिल्डिंग्स को तोड़े बिना किसी भी लड़ाई को खत्म नहीं कर सकता। इसके बाद नंबर आता है थंडरबोल्ट्स का, जहां विल्सन फिश का समर्थन करने वाली वेलेंटिना एलेग्रा एक पूर्व ड्रग एडिक्ट से सेंट्री नाम का सुपर सोल्जर बनाती है। इसके विरोध में थंडरबोल्ट्स नाम की नाकारा लोगों की एक टीम तैयार की जाती है ताकि वे इसका मुकाबला कर सके। आखिरकार उन सबको मिलकर सेंट्री के भीतर के अंधेरे रूप वॉइड का सामना करना पड़ता है, जो आधे न्यूयॉर्क को बुरे सपनों में धकेल देता है और सामूहिक हत्याएं करता है। ग्रह की घटनाओं को अनदेखा करने के आदी हो चुके सुपर हीरो मदद के लिए नहीं आते और आखिरकार वॉइड को हराने का काम एक अप्रत्याशित रूप से शानदार कहानी को करना पड़ता है, और अंत में वेलेंटिना एलेग्रा साफ बच निकलती है। विल्सन फिश से अपने सारे रिश्ते तोड़ लेती है और थंडरबोल्ट्स को अपनी योजना और नए अवेंजर्स की टीम के रूप में पेश करती है, जिससे सैम विल्सन के साथ उसका टकराव होता है, जिसकी अपनी एक टीम तो है, लेकिन ये साफ नहीं है कि उसमें कौन कौन शामिल है। यहीं से डेयरडेविल सीजन 2 की शुरुआत होती है, जहां सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद के बिना ही किंगपिन का साम्राज्य ढहने लगता है। जेसिका जॉन्स की मदद से मैट मर्डॉक अपने इस पुराने दुश्मन को हरा देता है, जिससे स्पाइडरमैन, नए अवेंजर्स और सैम विल्सन के अवेंजर्स को कोई मतलब नहीं था। वह अदालत में बड़ी खूबसूरती से जीतता है, लेकिन खुद जेल चला जाता है, जहां वह 2028 और स्पाइडरमैन 4 की घटनाओं की शुरुआत तक बंद रहता है। पनिशर इन सबसे दूर है। वह अपने स्पेशल शो में तनाव की बीमारी से जूझ रहा है और अंत में एक क्रूर लेकिन अपनी जिम्मेदारी संभालने वाले एंटी हीरो में बदल जाता है। इसके बाद 2028 के मध्य के करीब नए अवेंजर्स का सामना दूसरी रियलिटी से आए फैंटास्टिक 4 के जहाज से होता है। वे असल में डॉक्टर डूम के साथ अपनी अलग टाइमलाइन में रह रहे थे और आधिकारिक तौर पर यह साफ नहीं है कि उन्हें मुख्य यूनिवर्स की इस उलझी हुई कहानी में आने के लिए किसने मजबूर किया। अफवाहों की माने तो स्टीव रॉजरस, जो एंड गेम के बाद पेगी कार्टर के साथ रहने के लिए उनके यूनिवर्स में चले गए थे, उन्होंने ही दोनों दुनियाओं के इस टकराव को जन्म दिया है। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन किसी भी हाल में इसके लिए कैप्टन अमेरिका को ज्यादा दोष नहीं देना चाहिए। फैंटास्टिक 4 के यूनिवर्स का इंकर्शन उनके बिना भी होता, बस किसी और रियलिटी के साथ हो जाता। सच तो यह है कि असली कसूरवार सिल्वी है, जिसने कांग के वेरिएंट को मारा और पूरे सिस्टम का संतुलन बिगाड़कर मल्टीवर्स को खुला छोड़ दिया। इसका फायदा डॉक्टर स्ट्रेंज ने उठाया, जिसने 100 बार दूसरी दुनियाओं के मामलों में दखल दिया, और इस मामले में स्पाइडरमैन भी पूरी तरह साफ नहीं है। इसलिए अभी सारी उम्मीदें केवल लोकी पर टिकी हैं, जो अपनी पूरी ताकत से यग्द्रसिल को थामे हुए है और सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। इसी मोड़ के आसपास या नए एवेंजर्स और फैंटास्टिक 4 की मुलाकात से ठीक पहले या शायद उसके बाद स्पाइडरमैन 4 फिल्म की घटनाएं होंगी। वहीं एवेंजर्स डूम्सडे फिल्म की शुरुआत साफ तौर पर इसी पोस्ट क्रेडिट सीन से हो चुकी है। इसकी कहानी बेहद असंतुलित यूनिवर्स में होगी, जहां दर्जनों अधूरी कहानियां अटकी हुई हैं। शारन कार्टर का क्या हुआ, जो पावर ब्रोकर बन चुकी है? आखिरकार एडामेंटियम पर किसका कब्जा होगा? क्या स्कारलेट विच को वापस जिंदा किया जाएगा? 4 साल पहले डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लियर कहां चले गए थे? क्या व्हाइट विजन का 5 साल तक आराम करना सही है? इटर्नल्स ने दखल न देने की सजा मिलने के बाद भी आगे दखल न देने के अलावा कुछ बेहतर नहीं सोचा, और सीक्रेट इन्वेजन का वह मार्वल का सबसे शक्तिशाली
शक्तिशाली किरदार अभी कहाँ है। आज यह सिनेमाई यूनिवर्स 50 खुली हुई टैब वाले उस हैंग हो रहे ब्राउजर जैसा है जो पूरे कंप्यूटर को धीमा कर देता है। ऐसा लगता है कि केविन फीस को पूरे घर की लाइट बंद करके सब कुछ नए सिरे से शुरू करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं सूझा। हालांकि कौन जानता है, शायद हमें कुछ सवालों के जवाब मिल जाए, लेकिन यह एक अलग कहानी है जिस पर हमारी नजर रहेगी। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट के जरिए अपना सपोर्ट दिखाना न भूलें और फिर मिलेंगे दोस्तों।